डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की बुक सामाजिक विज्ञान भूगोल की ये बुक हमारा पर्यावरण, और इसमें हम चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट करेंगे आज। और चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मानवीय पर्यावरण अन्योन क्रिया, जिसमें उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश यानी कि मानवीय पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। जो भी उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश हैं उनमें मानवीय पर्यावरण क्या क्या होती है, और उपोष्ण प्रदेश जो है उसमें मानव की कौन कौन सी क्रियाएँ होती है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम दो तरह के जीवन के बारे में या मानव की क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। एक तो है भूमध्य रेखा के आसपास जो अमेजन बेसिन है, अमेजन बेसिन के आसपास किस तरह की बारिश होती है, कितनी बारिश होती है, और यहाँ पर जो है कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, कौन से जीव यहाँ पाए जाते हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पर, जलवायु के बारे में, सभी के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। और दूसरा टॉपिक है यहाँ पर हमारे जो भारत है, भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जी का जो है एरिया यानी प्रदेश, उसमें हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो जीवन है वो किस तरह का है, मानवीय जो जीवन है कौन कौन सी क्रियाएं होती है, और वन्य जीव कौन कौन से पाए जाते हैं, इस बारे में हमें जानकारी लेंगे। कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है ये भी देखेंगे, और मानव जो है कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं करता है अपने जीवन के लिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हम इस चैप्टर में लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अमेजन बेसिन के जीवन के बारे में। तो अमेजन बेसिन जो है, जैसे कि आप सभी को पता है, अमेजन बेसिन भूमध्य सागर, जो भूमध्य विषुवत रेखा है उसके आसपास होती है, यानी कि विषुवत वो जो वर्त है उष्ण कटिबंध के अंदर पाया जाता है अमेजन बेसिन। और ये जो है अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास तो है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और जो जलवायु होती है वो आर्द्र और गर्म होती है। तो और ये जो अमेजन बेसिन है वो पड़ता है दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसके अंदर अमेजन बेसिन पड़ता है। और अमेजन बेसिन जो है अमेजन नदी के आसपास का जो एरिया है, जहाँ पर बहुत सारी अमेजन नदी के अंदर बहुत सारी नदियाँ, सहायक नदियाँ आकर मिलती है, उन सभी के कैचमेंट से बनने वाला जो बेसिन है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये है दक्षिण अमेरिका का मैप दिया हुआ है, और इसमें ये अमेजन बेसिन में अमेजन रिवर के पास आकर मिलने वाली बहुत सारी सहायक नदियाँ दिखाई गई है, और इसका बड़ा पार्ट जो है वो ब्राज़ील देश में पड़ता है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं, इसको डिटेल से जानेंगे कि अमेजन बेसिन में जीवन कैसा होता है, वन्य प्राणी कौन कौन से पाए जाते हैं, वर्षावन कैसा होता है, और जलवायु भी कैसी होती है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हमने मानचित्र देख ही लिया है, और यह उष्णकटिबंधीय प्रदेश यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि ये जो हम मैप में अमेजन बेसिन देख रहे हैं ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। यानी कि उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश है उसके पास में ये अमेजन बेसिन पाया जाता है। और विषुवत रेखा जो है इस अमेजन बेसिन के बीच से होकर निकलती है, यानी कि यहाँ पर ये 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर जो है ये इस बेसिन के बीच से होकर निकल रहा है। तो इस स्थिति को देखते हुए हम यहाँ पर जानेंगे कि जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास का जो एरिया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और बरसात जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि सारे दिन भर 24 घंटे यहाँ पे बारिश होती रहती है, और यहाँ जो है जलवायु आर्द्र और उष्ण बनी रहती है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। यहाँ याद रखने वाली बात ये है, नोटिस करने वाली, कि जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है, जबकि भूमध्य रेखीय प्रदेश कौन सा पाया जाता है, भूमध्य रेखीय प्रदेश वो प्रदेश है जो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है, उसे भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर गुजरती है।
अगर हम इसमें ध्यान देते हैं तो यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर की ओर बहती है। तो इस मैप में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो है भूमध्य रेखीय प्रदेश किसके बीच में पाया जाता है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास पाया जाता है। और यहाँ हम नोटिस करेंगे कि ये जो है यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला यानी एंडीज पर्वत श्रृंखला पाई जाती है और अमेजन रिवर इन्हीं एंडीज पर्वत श्रृंखलाओं से होकर बहती है और पूर्व की ओर बहते हुए अटलांटिक महासागर, जिसको अंध महासागर भी कहते हैं, उसमें आकर गिरती है। और यहाँ के जो पास के जो एरिया है वहाँ से इनकी सहायक नदियाँ इस नदी में आकर मिलती है और इसको एक बड़ी नदी की बना देती है। और जितना एरिया ये अपने अपवाह क्षेत्र है इसका यानी कैचमेंट जितना बड़ा है, इसको ही अमेजन बेसिन कहते हैं। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं, यानी कि वो स्थान जिसमें किसी जो अन्य जल राशि है उसमें मिल जाए। नदी का जो बहाव है जाकर किसी अन्य जल राशि में यानी कि महासागर में या सागर में मिल जाती है, तो जिस जगह पर वो मिलती है वो नदी का मुहाना कहलाता है। जैसे कि इस अमेजन नदी का मुहाना यहाँ ये अंध महासागर में आकर मिलती है और यहाँ जिस जगह से ये मिलती है उसको उस अमेजन बेसिन की नदी का जो है मुहाना कहा जाता है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ आकर मिलती है, यानी कि अमेजन नदी जो है उसमें सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भाग, इसमें जो है ये अमेजन बेसिन कितने एरिया के अंदर फैली हुई है कि सबसे बड़ा भाग तो ब्राज़ील के अंदर फैला हुआ है। फिर उसके बाद में पेरू का कुछ भाग, बोलीविया का भाग, इक्वेडोर का, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे से भाग में अपवाहित होती है। तो इसको हम एक बार मैप में और देख लेते हैं कि जिससे क्या है हमारा जो इमेजिनेशन है उसमें ये अच्छे से याद हो जाएगा, हमारे दिमाग में आराम से याद हो जाएगा कि ये जो है अमेजन बेसिन ये है, इसमें ये सारी सहायक नदियाँ आकर मिल रही है। तो ये जो है अमेजन नदी मुख्य नदी है और इसमें जो सहायक नदी आके मिल रही है, इन सब को मिलाकर जितना एरिया जो है इसके अंदर आता है वो अमेजन बेसिन कहलाता है। इसके अंदर मैंने पहले बताया जो ब्राज़ील है उसका बड़ा पार्ट इस अमेजन बेसिन में आता है और इसके बाद में जो पेरू है, पेरू का कुछ भाग इसमें शामिल होता है और बोलीविया का कुछ भाग इसमें शामिल है, इक्वेडोर का इसमें कुछ भाग शामिल है और कोलंबिया जो है इसमें भी कुछ भाग शामिल है और वेनेजुएला, ये वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया और ब्राज़ील, इन सब का कुछ भाग मिलाकर इतने एरिया के अंदर अमेजन बेसिन का अपवाह क्षेत्र होता है, अपवाहित होती है। तो ये जो देश हैं हमने यहाँ पर देखे और ये अमेजन बेसिन जो है ये भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है, यानी कि भूमध्य रेखा इसी के आसपास स्थित है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हैं अमेजन बेसिन के बारे में इसको देख लेते हैं कि ये जो अमेजन है नाम कैसे पड़ा इस नदी का और इस बेसिन का नाम तो अमेजन नदी के नाम पर पड़ा है, लेकिन इस जो अमेजन नदी है इसका नाम कैसे पड़ा है तो वो हम देख लेते हैं। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी कि हेड गियर एवं घास के स्कर्ट यानी कि घास के कपड़े पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया था। यानी कि स्पेन से, यूरोप से जो है कुछ इन्वेस्टिगेटर यहाँ पर आते हैं खोज करने के लिए और उन्हें एक नदी प्राप्त होती है। तो यहाँ आने के बाद में जो है यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, इस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो सिर पर एक मुकुट जैसा, कवच जैसा पहने हुए थे और घास के यानी कि जो वनस्पतियाँ हैं उन्हीं से पत्तों वगैरह के कपड़े ये पहन रखे थे। इन्होंने इन पे आक्रमण किया, स्पेन के जो इन्वेस्टिगेटर हैं उन पर। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के एमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रमण समूह की याद दिलाता है। यानी कि कभी ऐसा हुआ था कि स्पेन के जो अन्वेषक हैं उन पर
कोई एक महिला थी अमेजोन्स नाम की, उन्होंने भी उन पर आक्रमण किया था उसके समूह ने। तो क्या होता है, उनके आक्रमण को देखकर स्पेन के जो इन्वेस्टिगेटर है उनको याद आती है उस आक्रमण की, कि उन्हें कभी प्राचीन रोमन साम्राज्य में अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रमण समूह की ने आक्रमण किया था, और फिर उसकी याद में ही जो ये एरिया है इसका नाम अमेजन रखा गया। आगे हम यहाँ पर देखते हैं सहायक नदियाँ किसे कहते हैं। वैसे तो सभी जानते हैं कि छोटी नदियाँ जो बड़ी मुख्य नदी के अंदर आकर मिलती है उसे सहायक नदी कहते हैं। तो सहायक नदियाँ क्या है, ये छोटी नदियाँ होती है जो मुख्य नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर लेके जाती है वह उसका बेसिन या जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है, या कैचमेंट कहलाता है, कि वो जितने एरिया को कवर करती है वो जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। यहाँ याद करने वाला पॉइंट ये है कि जो अमेजन बेसिन है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, यानी कि वह कौन सी नदी है विश्व की जो सबसे बड़ा, जिसका कैचमेंट है या जल प्रवाह क्षेत्र है या जल संग्रहण क्षेत्र है या जिसका सबसे बड़ा बेसिन है, तो वो कहलाएगी अमेजन बेसिन। यहाँ लंबाई और इसकी चौड़ाई जो होती है नदियों की उसमें बहुत फ़र्क होता है। लंबी नदी जो होती है उसमें नील नदी है, और जबकि जो अपवाह में सबसे बड़ी नदी है वो अमेजन बेसिन है। तो यहाँ पर अमेजन जिस नदी का जो अपवाह क्षेत्र सबसे सर्वाधिक होता है वो अमेजन नदी का होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर जलवायु। जलवायु क्या होती है यहाँ की, ये भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है अमेजन बेसिन। तो अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास होने की वजह से यहाँ पर वर्ष भर गर्मी होती है और वर्ष भर बारिश होती रहती है। तो यहाँ सूर्य ताप अधिक होता है और बारिश भी अधिक होती है, इसलिए यहाँ पूरे वर्ष भर गर्म एवं नम जलवायु पाई जाती है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। आर्द्र इसलिए होता है क्योंकि वर्ष भर बारिश होती रहती है, गर्म इसलिए होता है क्योंकि यहाँ सूर्य ताप ज़्यादा प्राप्त होता है। यहाँ जो है मौसम कैसा होता है, दिन और रात दोनों ही समय समान होता है, जो कि कैसा होता है, गर्म एवं आर्द्र होता है। तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है, यानी कि यहाँ की जलवायु के अंदर उमस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, यानी कि प्रतिदिन रोजाना डेली वर्षा होती रहती है, और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के यानी कि होती ही रहती है। दिन का तापमान उच्च होता है एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान में थोड़ी सी कमी आ जाती है, लेकिन आर्द्रता तो वैसी ही बनी रहती है। आगे हम यहाँ देखते हैं वर्षा वन के बारे में। वर्षा वन क्या है, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उगाते हैं, यानी कि वर्षा बहुत ज़्यादा होती है यहाँ, इसलिए क्या होता है कि सघन वन यहाँ पर उग जाते हैं, और वो भी सदाबहार वन यहाँ होते हैं, हमेशा हरे भरे होते हैं। और इन वनों की विशेषता होती है कि इसके अंदर जो पेड़ पाए जाते हैं वो बहुत लंबी ऊंचाई तक यानी कि बहुत लंबे पाए होते हैं, और इतने घने होते हैं कि सूर्य ताप इन वनों के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। तो इसको देखते हैं आगे कि वन इतने घने होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत जैसा बन जाता है, यानी कि छत सी बन जाती है, यानी कि ये दोनों जो पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, आपस में मिल जाती है, जुड़ जाती है, जिससे ये ऐसे लगता है जैसे ये एक ऊपर छत बनी हुई है, जिसके कारण सूर्य का ताप धरातल तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित होती है, यानी कि प्रकाश जो है ज़मीन तक, लैंड तक नहीं पहुँच पाता, एवं नम बनी रहती है, यानी कि बारिश की वजह से नमी रहती है, भूमि गीली हुई होती है, और प्रकाश यानी कि जो रोशनी है, सूर्य ताप है, वो यहाँ नहीं पहुँच पाता। यहाँ केवल वही वनस्पतियाँ पनपती है जिसमें छाया में रहने की क्षमता हो, यानी कि जो छाया के अंदर उगने वाली जो वनस्पतियाँ हैं वो इसके अंदर उगती है। और परजीवी पौधों के रूप में यहाँ पर जो है कौन से उगते हैं, आर्किड और ब्रोमीलायड, आर्किड ब्रोमीलायड नामक दो परजीवी पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। वर्षा में देखो यहाँ पर क्या होता है, वर्षा में प्राणी जात की प्रचुरता पाई जाती है, यानी इन क्षेत्रों के अंदर वर्षा वन जो होते हैं बहुत घने होते हैं, और घने होने की वजह से यहाँ पर जो है बहुत सारे वन्य जीव पाए जाते हैं।
टुकन एक पक्षी है, टुकन गुंजन पक्षी है जो कि कैसे होते हैं, रंगीन पक्षित। टुकन यानी कि यहाँ पाए जाने वाले जो पक्षी है उनके नाम है, एक तो है टुकन, दूसरा है गुंजन, गुंजन पक्षी, और फिर उसके बाद में है रंगीन पक्षी यानी कि रंगीन पंखों वाले पक्षी इसमें पाए जाते हैं। और भोजन के लिए इनकी जो चोंच होती है वो बहुत ही बड़ी होती है। बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में भी पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं टुकन पक्षी को, तो यह जो है लगभग भारत में एक पक्षी पाया जाता है, उसके समान ही दिखाई दे रहा है। तो आगे देखते हैं हम, सामान्य पक्षियों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। और प्राणियों में यानी कि जंतुओं में देखो यहाँ पर कौन से चीज़ें, कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं एनिमल्स। बंदर है, स्लॉथ एवं चींटी को खाने वाले टैपिर यहाँ पर एनिमल पाए जाते हैं। टैपिर ये है, टैपिर की देखो पिक्चर देखो, ये है टैपिर। तो ये क्या करते हैं, चींटियाँ खाते हैं। तो चींटियों को खाने वाले यहाँ टैपिर पाए जाते हैं, बंदर पाए जाते हैं और स्लॉथ पाए जाते हैं। सांप और एवं सरीसृप की भी विभिन्न प्रजातियाँ इनमें पाई जाती है। और इन वनों में पाई जाती है मगरमच्छ, सांप, अजगर, एनाकोंडा जो कि विश्व का सबसे बड़ा जो सांप समझा जाता है, एनाकोंडा, वो भी इसमें पाया जाता है। एवं बोआ, कुछ ऐसी ही प्रजातियां इसमें पाई जाती है। ये सभी याद रखना कि बोआ और एनाकोंडा ये जो है अजगर है, सांप है, ये जो है सरीसृप की प्रजाति में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली यानी कि जो मांस खाती है वो वाली मछलियाँ जिसका नाम है पिरान्या मत्स्य जो है, वो कैसी मछलियाँ होती है, मांस खाने वाली मछलियाँ होती है, वो भी इसके अंदर पाई जाती है। विभिन्न प्रजातियाँ भी अमेजन नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, यानी कि इसके अंदर विभिन्न प्रकार की विविधता प्रकार के जो है जीव इसमें पाए जाते हैं। अब है वर्षा वन में जो निवासी हैं उनके बारे में। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं, जिसको जूम कल्टीवेशन यानी कि जूम जो खेती होती है वो कहते हैं, या स्थानांतरित खेती कहते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदियों में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं जो होती है वो क्या करती है, देखो यहाँ पर कि जो महिलाएं होती है वो फसलों का ध्यान रखती है। जो पुरुष होते हैं वो मछली पकड़ने जाते हैं, शिकार करते हैं, और महिलाएं यहाँ पर क्या करती है, फसलों का ध्यान रखती है। ये मुख्यतः टेपियोका जो यहाँ पाए जाने वाली जो फसलें हैं उनमें देखो टेपियोका, अनास और शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। यानी कि जो मछलियाँ होती है वो या शिकार मिल जाए वो अनिश्चित होती है। ऐसे में महिलाएं ही क्या करती है, कुछ फसलें उगाती है, अपनी उगाई हुई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, जिसको जूम कल्टीवेशन या जूम खेती कहते हैं, उसको कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति भी कहते हैं, का प्रयोग करते हैं। इसका मुख्य आहार जो है इस अमेजन बेसिन के लोगों का जो मुख्य आहार है, ये मैनियोक नाम का एक आलू जैसा पाया जाता है, मैनियोक, जिसे कसावा भी कहते हैं। ये आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसलें भी यहाँ पाई जाती है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं, वर्षा अत्यधिक मात्रा में होती है। वर्षा वन जो है अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, यानी कि जो कुछ परिवार होते हैं वो मधुमक्खी के छत्ते के आकार जैसे छप्पर बनाते हैं घरों पर, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। 2 पॉइंट यहाँ याद रखने वाली है कि जो यहाँ पर इनका मुख्य आहार होता है अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला का, उनका होता है मैनियोक, इनका मुख्य आहार होता है। और इसकी जो
इसके अंदर जो पाए जाने वाले जो मकान होते हैं, जो बड़े अपार्टमेंट होते हैं, उनको मलोका कहते हैं। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले घरों को क्या कहा जाता है? तो मलोका। और यहाँ का मुख्य भोजन क्या है, आहार क्या है? मैनियोक। आगे हम चलते हैं। अमेजन बेसिन के लोगों के जीवन धीरे धीरे अब बदल रहा है और पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। पहले जब है नदी इस वन के अंदर जाना होता था तो नदी अमेजन नदी का ही उपयोग किया जाता था। 1970 के अंदर ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों, हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्रों में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीकों से खेती करते रहे। विकास की गतिविधियों के कारण जैव विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो शुरुआत में है यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वर्षावन है ये इतने घने थे। बाद में ट्रांस जो मार्ग है उसके बन जाने के बाद में यहाँ पर और इंटरफेयर बाहरी जो लोग हैं उनका इंटरफेयर करने हो जाने की वजह से यहाँ जो वर्षावन है सिकुड़ के इतना रह गया है। और इसके बाद में इस थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं अब और भी कम इसका भाग, वर्षावनों का भाग जो है धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। वर्षावनों के लुप्त होने का व्यापक प्रभाव होता है। आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावनों का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है और वनों के कारण मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो भी बह जाती है एवं घने वन बंजर भूमि में बदल जाता है। आगे हम यहाँ पर देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है उसमें जीवन को देखने से पहले कुछ अमेजन बेसिन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें इसमें हम पहले देखेंगे। ब्रोमेलाइड क्या होता है? ब्रोमेलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा होता है। हमने यहाँ पर क्या देखा था कि अमेजन बेसिन के अंदर कुछ जो छाया के अंदर पनपने वाले जो पेड़ होते हैं, परजीवी पौधे, जिनमें आर्किड और ब्रोमेलाइड का नाम यहाँ पे होता है, ये उगते हैं इस पौधे अमेजन बेसिन के अंदर जो वर्षावन है उनके अंदर। तो ब्रोमेलाइड क्या होता है? एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। आगे एक और यहाँ पर नॉलेज है, इम्पोर्टेंट बात है जिसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। कर्तन हमने यहाँ पर नाम पढ़ा था कि इस बेसिन के अंदर जो है कौन सी खेती की जाती है? कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग किया जाता है अमेजन बेसिन में, जो महिलाएं करती है। तो ये होता क्या है पहले इसको हम देख लेते हैं। कर्तन एवं दहन पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए अब टुकड़े को छोड़ दिया जाता है और इसके बाद में फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस प्रकार इस बीच पुराने जो खेत होते हैं उनमें छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं और इस प्रकार मिट्टी जो है पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोतते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है यहाँ पर कर्तन एवं दहन पद्धति से जो खेती की जाती है उसका मतलब है इसको स्थानांतरण खेती भी कहते हैं या फिर झूम खेती भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ रहने वाले लोग क्या करते हैं, अमेजन बेसिन में जो पेड़ पौधे हैं उनको काट देते हैं।
काटने के बाद में उनको जलाया जाता है। जलाने के बाद में जो राख होती है उसको भूमि पे बिखेरा जाता है, क्योंकि उसमें पोटास पाया जाता है जो भूमि की उर्वरकता शक्ति को बनाए रखता है। फिर उस पर फसल की जाती है, कुछ सालों तक किया जाता है। कुछ सालों तक कंटिन्यू फसलें उगाने के बाद में, खेती करने के बाद में फिर होता क्या है कि उसकी उर्वरकता शक्ति जैसे कम होती जाती है तो वो उस एरिया को छोड़कर किसी दूसरे एरिया में सेम प्रोसेस से खेती करना शुरू कर देते हैं। यानी कि फिर पेड़ों को काटते हैं, जलाते हैं, राख को वो उस ज़मीन पर फैलाते हैं और उसके बाद में खेती करते हैं। तो पुनः दूसरे किसी एरिया में ऐसा करते हैं, और जिस एरिया को वो छोड़ देते हैं उसको कुछ सालों तक छोड़ देने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इसकी उर्वरकता शक्ति जो है वो वापस पुनः आ जाती है, पुनः ये उपजाऊ बन जाते हैं और फिर ये वापस इस टुकड़े में आकर अपनी खेती कर लेते हैं। तो इस तरह से बदल बदल के जगहों को बदल बदल के खेती करते हैं। उसको कर्तन एवं दहन पद्धति की जो खेती होती है वो कहते हैं, या स्थानांतरित कृषि कहते हैं, या फिर इसे झूम खेती भी कहते हैं। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं भारत का जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन कैसा होता है उसके बारे में देखने से पहले एक बार हम यहाँ पर इसको पिक्चर को देखते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है उसको, ये यहाँ पर हिमालय से निकलकर गंगा नदी बह रही है और बहते हुए ये बांग्लादेश में आकर और ये बंगाल के खाड़ी में आकर मिल जाती है। और इधर तिब्बत चीन से होती हुई सांगपो नाम से रिवर अरुणाचल प्रदेश में दिहांगी के नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए भारत में प्रवेश करते हुए फिर ये आसाम में बहते हुए आती है और बांग्लादेश में आकर दोनों नदियाँ यहाँ पर एक हो जाती है। और यहाँ पर एक हो जाने के बाद में ये दोनों साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ बंगाल की खाड़ी में जिस जगह पे गिरती है इसको गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना कहते हैं। और ये जो रिवर है इस मुहाने पर जो भी वन बनते हैं वो सदाबहार वन होते हैं और उनको सुंदर वन डेल्टा वन कहते हैं। यानी कि सुंदर वन डेल्टा यहाँ बनता है और सुंदर वन यहाँ पर पाए जाने वाले जो पेड़ होते हैं उनको, जंगल होता है, वन होता है, उसको सुंदर वन डेल्टा वन कहते हैं। आगे अब हम यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में, वो यही चीज़ें वापस डिटेल से देख लेते हैं एक बार कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। कौन सी दो नदियाँ? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, और साथ में इन दोनों नदियों की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। बेसिन उपोषण में, यह जो है बेसिन क्या करती है, उपोष्ण कटिबंध में पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंध कौन सा होता है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। उपोष्ण कटिबंध में ये बेसिन पाया जाता है। इसकी जो नदियां हैं उसमें है घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अप्रवाहित होती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत, हिमालय के गिरिपाद, सुंदरवन डेल्टा, ये सभी जो है इस बेसिन की विशेषता है। यानी इस बेसिन में पाए जाते हैं डेल्टा पाया जाता है और हिमालय पाया जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पाया जाता है। ये सभी जो है इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। मैदानी क्षेत्र जो होते हैं, मैदानी क्षेत्रों में अनेक चाप झील पाई जाती है और यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है इस एरिया की, यानी कि भारत की जो जलवायु होती है वो मानसूनी है और मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। मानसून जो होता है वो कब होता है? मध्य जून से मध्य सितंबर तक यहाँ पर वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का ये जो है ये जो जलवायु है ये कैसी पाई जाती है? मानसूनी। और यहाँ पर मानसून कब आता है? मध्य जून में आता है और मध्य सितंबर तक यहाँ पे बारिश होती है इसकी वजह से। और जो गर्मी होती है वो गर्मियों में गर्मी अधिक होती है और शीत ऋतु में ठंड भी अधिक होती है। ऐसी यहाँ की ये जलवायु है। बेसिन जो है यहाँ देखिए कि इस बेसिन में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है, यानी कि विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ इस बेसिन में पाई जाती है और साथ में ही
विभिन्न प्रकार की शिलाकृतियों के साथ साथ जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। इस एरिया के अंदर क्या होता है कि जो जनसंख्या किस तरह से पाई जाएगी, सघन या विरल, वो सभी किस पे डिपेंड करेगी, यहाँ की जो पर्यावरण है उस पे डिपेंड करती है। तीर ढाल वाले जो पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है यानी अनुकूल नहीं है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, यानी कि मानव के बसावट के लिए मैदानी क्षेत्र यहाँ पर उपयुक्त है, और जो पर्वतीय क्षेत्र है वो इसके अनुकूल नहीं है। जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, विरल पाई जाती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या जो है सघन पाई जाती है। अतः यहाँ मैदानी क्षेत्र के अंदर क्या होता है, जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय भी क्या है, कृषि है, समतल भूमि होने की वजह से। धान यहाँ की मुख्य फसल है। धान यानी चावल जो होते हैं उनकी फसल यहाँ पे मुख्यतः पाई जाती है। धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा पाई जाती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें जो हैं उनमें आती है गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा। ये यहाँ की प्रमुख फसलें पाई जाती है। धान तो फर्स्ट नंबर पर है मुख्य फसल, और उसके बाद जो है फसलें उगाई जाती है उनमें मुख्य फसलों में गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना और बाजरा है। गन्ना और जूट जो है वो नकदी फसलें, कॉमर्शियल फसलें होती है। गन्ना और जूट। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिमी बंगाल, आसाम जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, चाय के बागान उगाए जाते हैं, बागान मिलते हैं। बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़े यानी रेशम के कीड़ा का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों और पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है, यानी कि जो वेदिकाएं होती है उनके अंदर जो क्या उगाया जाता है, कुछ फसलें उगाई जाती है मंद ढाल वाले क्षेत्रों में, मंद ढाल वाले पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। जैसे जैसे स्थल भाग में परिवर्तन होता है तो यहाँ इस क्षेत्र के अंदर वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू और पीपल के साथ साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो याद रखना, जो भारत होता है उसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के बने झुरमुट पाए जाते हैं, यानी ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी क्षेत्र है उसमें बांस के वन पाए जाते हैं। और डेल्टा क्षेत्र जो है वहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। क्या कौन से वन पाए जाते हैं, जो पश्चिमी बंगाल के आसपास है एरिया, जो बांग्लादेश का जो डेल्टाई क्षेत्र है, जो बांग्लादेश का डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चिड़, देवदार, फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई के साथ साथ अधिक ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, इसलिए इस एरिया में अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम वाला जो ऊंचाई वाला पहाड़ों वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर चिड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। इसी के साथ आगे हम देखते हैं कि जो बेसिन है, इस बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरन, बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गेंडा यहाँ ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। याद रखना, जो एक सींग का गेंडा है जिसको राइनोसॉरस कहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। डेल्टा में बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। मगर और घड़ियाल पाए जाते हैं। ये क्षेत्र मगर, घड़ियाल और बंगाल टाइगर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। साफ जो झील होती है, साफ पानी वाला जो होता है, नदी का साफ जल बिल्कुल साफ़ होता है, क्लीन होता है। और झील जो होती है एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू,
कतला और हिल्सा, याद रखना ये तीनों नाम मछलियों की प्रजातियों के हैं। तो रोहू, कतला और हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हैं इनको यहाँ हम देख लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर। 1 वर्ग किलोमीटर मतलब 1000 मीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिमी बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1002 ये है यहाँ की जनसंख्या घनत्व। याद रखना उत्तराखंड की जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है 189, पश्चिमी बंगाल की पॉपुलेशन डेंसिटी 1029 और बिहार की 1102 पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है। और यहाँ हम आगे देखते हैं वेदिका जो होती है उसके बारे में। वेदिका ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए ये जो लाइन से बने हुए नदियों से जो वेदिकाएं बन जाती है उनको कहते हैं। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलान पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। यानी जो वेदिकाएं होती है इनका उपयोग किसके लिए होता है, खेती करने के लिए होता है। और ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो। यानी कि वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर फिर उससे खेती की जाती है। और ढलान को इसलिए समतल किया जाता है ताकि क्या हो सके, जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो सके, जिससे फसल को कोई नुकसान ना हो। इसी के साथ हम यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में अलवण जल में, यानी कि साफ जल में, मीठे जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सूसू अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सूसू की उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता चलता है। अगर जल शुद्ध है तो वहाँ पर ये जो मछली है जिसका नाम क्या है डॉल्फिन, और डॉल्फिन नाम क्या है अंधी डॉल्फिन या सूसू नाम है, अगर ये यहाँ पाई जाती है उस क्षेत्र में तो इसका मतलब है कि उस क्षेत्र का जो है जल शुद्ध है, शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले जो गैर औपचारिक औद्योगिक और शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अंधी डॉल्फिन की पिक्चर ऐसी होती है। तो जो औद्योगिक क्षेत्रों से जो निकलने वाला रासायनिक है वो नदियों में बहा देने से क्या होता है, गैर औपचारिक औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को क्या कर रही है, धीरे धीरे नष्ट कर रही है। इसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है नदियाँ, इसमें एक केस स्टडी भी हम यहाँ पर देख लेते हैं नदियों के बारे में। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार में मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरे रविंद्र किशोर, राजीव और अन्य साथियों के साथ मौन या चाप झील को साफ किया और झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार, यानी खरपतवार जो हैं वो उगते हैं जिनमें नाम है वेलिनेरिया हाइड्रिलिया, मछलियों का भोजन बनते हैं। और झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस ज़मीन पर धान, मक्का और दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की बुआई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। यहाँ के लोग संतुष्ट हैं। और नदी जो ये साफ झील है इसमें और क्या होता है, देखो कि ये जो नदी है इसमें मछली पकड़ने, खाने, बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ होती है और जिन्हें पकड़कर वो आसपास के क्षेत्रों में बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाए रखता है और जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। कहने का मतलब केस स्टडी बताती है कि नदियों को स्वस्थ रखना चाहिए क्योंकि ये हमें आजीविका प्रदान करता है और साथ में ही जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं उनको संरक्षण भी मिलता है, आवास के भी मिलता है।
गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर जो है इन मैदानों में बसे हैं, जिनमें नाम है इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से भी अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यहाँ यातायात की सुविधा सुविकसित तंत्र उपस्थित है। ये जो बेसिन है इसमें यातायात के लिए सुविकसित तंत्र उपस्थित है और आप इसमें देख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित है। 4 मार्ग जिनमें आता है वायु मार्ग, जल मार्ग, स्थल मार्ग और जो रेल मार्ग है, रेलवे है, ये चारों ही मार्ग इसमें सुविकसित है इस क्षेत्र में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। मैदानी इलाकों के जो लोग हैं सड़क मार्ग, रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और नदी के तटीय क्षेत्र में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है, यानी कि इसमें जो चारों मार्ग है यातायात के चारों ही यहाँ पर विकसित है, जिसमें इलाकों में जो है लोग आसपास के जो लोग हैं मैदानी क्षेत्रों के वो सड़क मार्ग और रेल मार्ग का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उपयोग करते हैं और नदी के जो तटीय क्षेत्र है उनमें जल मार्ग यातायात का प्रमुख साधन है। और हुगली जो कोलकाता है वो हुगली नदी पर स्थित है। याद रखना, कोलकाता किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है, यानी कि बंदरगाह है। और मैदानी क्षेत्र में कई बड़े पतन भी पाए जाते हैं, हवाई जहाज वगैरह ये पाए जाते हैं, हवाई यानी एयरपोर्ट वगैरह। और पर्यटन इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे, यानी आगरा जो है उसकी यमुना के किनारे ताजमहल बसा हुआ है। इलाहाबाद में गंगा व यमुना की जो संगम होता है, गंगा यमुना नदियों का जो संगम होता है वो कहाँ होता है? इलाहाबाद में। ये क्षेत्र भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगरा जो है, आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल है, जहाँ पे बहुत सारे विदेशी और देशी दोनों ही तरह के पर्यटक यहाँ पर आते हैं। साथ में ही इनके साथ और भी कई क्षेत्र हैं जहाँ पे पर्यटनों का आना जाना रहता है। उत्तर प्रदेश और बिहार के जो बौद्ध स्तूप है वो लखनऊ का इमामबाड़ा, आसाम के काजीरंगा और मानस, याद रखना आसाम में काजीरंगा और मानस वन्य प्राणी अभ्य वन है, यानी कि वन्य प्राणी जो वन है वो है। और तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति, यानी अरुणाचल प्रदेश जो है उसकी जनजाति की वहाँ पाए जाने वाले जो ट्राइब्स है उसकी संस्कृति बहुत ही विशिष्ट है, तो उनको देखने के लिए भी यहाँ पर पर्यटन आते हैं। इसलिए कई दर्शनीय स्थल यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात है वो क्या देख लेते हैं कि सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर, यानी नदियों को जो है साफ़ सुथरा रखने के लिए और चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखने के लिए, सभी जगह पे स्वच्छता रखने, सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए, स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वतंत्र भारत मिशन का शुभारंभ किया। तो बहुत बार एग्जाम में स्वतंत्र भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 2014 को हुआ। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। आगे हम यहाँ पर देखते हैं गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरुआत की गई है। किसके लिए? गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये इतना ही, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट चैप्टर जो हम डालेंगे, चैप्टर नंबर 9 डालेंगे। और ऐसे ही आपको बहुत सारे जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत सारी आपको अध्ययन सामग्री इसी तरह से मिलती रहेगी। धन्यवाद।